हेलो टू एवरीवन। जैसा कि आप जानते होंगे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेज यानी ईसीडी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स में प्रीवियस वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर को लेकर के एक वीडियो बनाया था और हमने बताया था कि जो रेक्टिफायर्स होते हैं वो बेसिकली एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, यानी उनका इस्तेमाल डीसी करंट को जनरेट करने के लिए किया जाता है या क्रिएट करने के लिए किया जाता है। लेकिन किसी भी रेक्टिफायर से जो डीसी करंट प्राप्त होती है वो प्योरली डीसी करंट नहीं होती है, यानी उसमें कुछ एसी की वैल्यूज होती है, एसी की मात्रा होती है, जिसको दूर करने के लिए जनरली फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की हमारी बेसिकली टॉपिक फिल्टर को लेकर के है। आज हम इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि फिल्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किस प्रकार ये वर्क करते हैं, कैसे हम रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी सिग्नल में से एसी की वैल्यू को कैसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपल फैक्टर्स क्या होते हैं, रिपल फैक्टर क्या होता है, देन उसके बाद हम फिल्टर्स पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रिपल फैक्टर्स क्या होता है। अगर आप लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर का वह लेक्चर वीडियो अगर नहीं देखा है मेरा, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। रिपल फैक्टर किसी भी रेक्टिफायर से जो डीसी सिग्नल प्राप्त की जाती है वह उस सिग्नल में कुछ एसी की मात्रा होती है जिसे हार्मोनिक्स कहा जाता है, और इस हार्मोनिक्स को फाइंड आउट करने वाला जो कंपोनेंट या फैक्टर होता है या इस हार्मोनिक्स की वैल्यूज़ को बताने वाला या इंडिकेट करने वाला जो फैक्टर या कंपोनेंट होता है उसे रिपल फैक्टर कहते हैं। तो रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी सिग्नल में कुछ एसी के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट एसी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हार्मोनिक्स कहा जाता है। तो किसी भी रेक्टिफायर से जो डीसी सिग्नल प्राप्त होती है उसमें कुछ एसी की मात्रा होती है, एसी के कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हार्मोनिक्स कहा जाता है, और इन्हीं हार्मोनिक्स को फाइंड आउट करने वाली जो कंपोनेंट या वैल्यू होती है वो रिपल फैक्टर कहलाती है। तो रिपल फैक्टर के अगर बेसिकली डिफिनीशंस को देखें तो हम कह सकते हैं कि रिपल फैक्टर इज अ फैक्टर और कंपोनेंट बाय विच, जिसके द्वारा हार्मोनिक्स इज कैलकुलेटेड। तो रिपल फैक्टर जो होता है हार्मोनिक्स को इंडिकेट करने वाला एक फैक्टर या कंपोनेंट होता है जिसे रिपल फैक्टर कहते हैं। रिपल फैक्टर को अगर हिंदी में देखेंगे तो इसका जो हिंदी वर्जन होता है वो ऊर्मिका घटक कहलाता है। क्योंकि यह फर्स्ट ईयर की क्लास है इसलिए थोड़ा सा हिंदी में लिखना पड़ रहा है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो रिपल फैक्टर को ऊर्मिका घटक कहा जाता है। तो रिपल फैक्टर जो होता है बेसिकली हार्मोनिक्स को फाइंड आउट करने वाला या हार्मोनिक्स को इंडिकेट करने वाला एक फैक्टर या कंपोनेंट होता है जिसे रिपल फैक्टर कहते हैं। और रिपल फैक्टर की सहायता से ही हम पता कर पाते हैं कि किसी भी रेक्टिफायर से जो डीसी सिग्नल प्राप्त हो रही है उस डीसी सिग्नल में कितनी एसी की मात्रा है। तो यह डायरेक्टली जो है वैल्यूज को बताता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लेवल कि कितनी एसी की मात्रा है रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी में। जैसे अगर कुछ हम हाफ वेव रेक्टिफायर्स और फुल वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर के बारे में अगर बात करें तो आइए देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितनी रिपल फैक्टर्स आती है और फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल फैक्टर कितनी होती है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फ़िल्टर क्या होता है और कितने टाइप्स के फ़िल्टर होते हैं और उनकी फुल वर्किंग को देखेंगे। क्योंकि हम फिल्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फिल्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जो रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी सिग्नल में एसी की मात्रा को लगभग पूरी तरह से 100% रिमूव कर देता है। तो 100% डीसी सिग्नल को प्राप्त करने के लिए फिल्टरिंग करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट फिल्टर के द्वारा किसी भी रेक्टिफायर से प्राप्त सिग्नल में। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल फैक्टर क्या होती है। रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर कितनी होती है या क्या होती है, अगर इसको फाइंड आउट करें तो रिपल फैक्टर का बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। रिपल फैक्टर जो होता है इसको अगर शॉर्टकट में आरएफ लिखें तो रिपल फैक्टर को जनरली जो होता है गामा से डिनोट किया जाता है। तो रिपल फैक्टर की एक फॉर्मूला होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल बाई एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी सिग्नल। तो रिपल फैक्टर का बेसिकली एक फॉर्मूला है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल बाई एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी सिग्नल। तो यह एक रेशियो होता है
यहाँ पर जो AC सिग्नल है वह इनपुट सिग्नल है, उसकी RMS वैल्यू को अगर जो आउटपुट सिग्नल रेक्टिफायर से प्राप्त हो रही है जिसे DC सिग्नल कहते हैं, अगर उस DC सिग्नल की एवरेज वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें रिपल फैक्टर मिल जाता है। अगर इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के रूप में देखें तो बेसिकली रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वह इन रूट ऑफ IRMS स्क्वायर बाई I स्क्वायर DC माइनस 1। तो यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है रिपल फैक्टर का। इन टर्म्स ऑफ करंट, यहाँ पर IRMS जो है, IRMS यह AC सिग्नल की RMS वैल्यू है फॉर करंट के लिए। तो कह सकते हैं कि IRMS जो है वो RMS वैल्यू है ऑफ AC करंट। यहाँ पर AC करंट जो है इनपुट सिग्नल है, क्योंकि किसी भी रेक्टिफायर में जो इनपुट सिग्नल दिया जाता है वह AC सिग्नल दिया जाता है, तो उस AC सिग्नल की करंट की जो RMS वैल्यू होगी वह IRMS को इंडिकेट करती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो IDC है वह उस रेक्टिफायर से प्राप्त जो DC सिग्नल है उसकी एवरेज वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर IDC जो है वह एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड DC वोल्टेज। ऑब्टेन्ड यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रेक्टिफायर से जो सिग्नल प्राप्त होती है वो ऑब्टेन्ड होती है या प्राप्त होती है वो DC सिग्नल होती है। तो लिख सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड DC सिग्नल या DC करंट। तो ये बेसिकली एक यह फार्मूला है रिपल फैक्टर निकालने का। अगर इसमें यह फार्मूला बेसिकली करंट के टर्म में है, अगर वोल्टेज के टर्म में देखें तो इसका जो फार्मूला होगा सेम इसी तरह से हो जाएगा फॉर वोल्टेज के टर्म में। जैसे IRMS स्क्वायर है तो ये हो जाएगा VR स्क्वायर RMS बाई V स्क्वायर DC माइनस 1। यहाँ पर भी जो है जो VRMS है वह RMS वैल्यू है ऑफ AC करंट की इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, और यहाँ पर VDC जो है वह इंडिकेट करता है कि जो आउटपुट DC सिग्नल प्राप्त हो रही है रेक्टिफायर से उसकी एवरेज DC वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज माइनस 1। तो बेसिकली ये दो फार्मूले होते हैं, इसी फार्मूले से जो है किसी भी रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल फैक्टर वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अगर रिपल फैक्टर को फाइंड आउट करें, इस फार्मूले से अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमें दो टर्म्स चाहिए। करंट के लिए IRMS चाहिए, आउटपुट के लिए IDC के रूप में करंट चाहिए, या फिर वोल्टेज के टर्म में हमें ये दोनों एक्सप्रेशन चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो IRMS वैल्यू होती है, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो IRMS की जो वैल्यू होती है वह IM/2 होती है, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IDC की जो वैल्यू होती है वह IM/π होती है, IM/π। यहाँ पर IM जो है वह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर से जो आउटपुट प्राप्त होता है उसका वेव कुछ इस प्रकार से होता है। दिस इज द वेव ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यह सिग्नल जो है इसे हम करंट या वोल्टेज के टर्म में देख सकते हैं। अगर इसे करंट के रूप में देखेंगे तो, और हाफ वेव रेक्टिफायर को जो इनपुट सिग्नल दी जाती है वह AC सिग्नल दी जाती है, या किसी भी रेक्टिफायर को जो इनपुट सिग्नल दी जाती है वह AC सिग्नल दी जाती है। तो अगर इसकी AC करंट को, ये AC के रूप में करंट है, और ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर से प्राप्त जो आउटपुट का वेव है तो इसे हम कह सकते हैं कि यह DC करंट है। इस सिग्नल में जो यह वैल्यू है यह IM को इंडिकेट करता है, यानी कि पीक टू पीक मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट करता है IM को। और यह इसका जो एवरेज वैल्यू होगा, इस आउटपुट सिग्नल का जो एवरेज वैल्यू होगा वह IDC को इंडिकेट करेगा, और इसका जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे वो IRMS को इंडिकेट करेगा। तो बेसिकली इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर की जो है रिपल फैक्टर वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी या मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखते हैं। तो जब इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो जो रिपल फैक्टर का मान आएगा गामा इक्वल टू अंडर IRMS स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी IM/2 का स्क्वायर बाई IM/π का स्क्वायर माइनस 1। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू जाएगी वो हो जाएगी π² 4 - 1 अंडर रूट, और इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट 1.21 आएगी। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की जो रिपल फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो 1.21 के टर्म्स में हो जाएगी। अगर परसेंटेज लेवल के टर्म में देखेंगे तो परसेंटेज लेवल में अगर रिपल फैक्टर को देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, इसका जो मान आएगा लगभग 121% आएगा। इसका मतलब है कि हाफ वेव रेक्टिफायर से जो DC सिग्नल प्राप्त होती है उसमें AC की मात्रा DC से भी ज़्यादा होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर का बेसिकली कहीं पर भी यूज़ नहीं किया जाता है DC सिग्नल को क्रिएट करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए। बेसिकली जो होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर से इस्तेमाल किए जाते हैं।
डीसी सिग्नल को प्राप्त करने के लिए जितने भी हमारे मोबाइल्स या लैपटॉप्स होते हैं या फिर जितने भी सोर्सेज होते हैं जो या जितने भी डिवाइसेज होती हैं जो डीसी पर ऑपरेट करती हैं, तो उनके जो एडाप्टर्स होते हैं, इनके जो चार्जर्स होते हैं, वह बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर से बने होते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फैक्टर वैल्यू जो होती है 1.21 के टर्म में होती है, यह काफ़ी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर काफ़ी पुअर रेक्टिफायर होता है। इसका बेसिकली लगभग कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है फॉर डीसी सिग्नल जनरेशन के लिए। इसी प्रकार अगर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर को फाइंड आउट करें, तो रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, अगर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर को फाइंड आउट करें, तो बेसिकली जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके लिए हमें IRMS और IDC की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो IRMS की जो वैल्यू होती है फुल वेव रेक्टिफायर की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो करंट के लिए होती है, उसका मान जो होता है IM/√2 होता है। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो IDC की जो वैल्यू होती है वो 2Im/π होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो IM है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट को इंडिकेट करता है, और IRMS जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है फॉर AC सिग्नल के लिए, और IDC जो है वो एवरेज DC करंट है। जैसा कि आप जानते होंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट होती है वह कुछ इस प्रकार से वह उसकी वेव होती है फुल वेव रेक्टिफायर की, और इसका जो ये इस प्रकार का जो एवरेज पॉइंट होता है वो IDC को इंडिकेट करता है, IDC को इंडिकेट करता है। और इस सिग्नल की यह जो पीक टू पीक वैल्यू होती है या मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो IM को इंडिकेट करती है। कि अगर IRMS और IDC की वैल्यू को यहाँ पर पुट डाउन करें तो हमें जो प्राप्त होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, IM/√2 का स्क्वायर बटा के 2Im/π का स्क्वायर -1। अगर इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट डाउन करेंगे तो लगभग इसकी जो वैल्यूज आएगी वो समथिंग π/4 का स्क्वायर -1 के टर्म में आएगी, और इसको सॉल्व अगर करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज आएगी 0.42 के टर्म्स में होगी। तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगी फुल वेव रेक्टिफायर की वह 0.42 के टर्म में होगी। तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो रिपल फैक्टर वैल्यू होती है वह 0.42 होती है, यानी कि इसकी रिपल फैक्टर जो होती है 1 से काफ़ी कम होती है, यानी कि इसकी रिपल फैक्टर जो वैल्यू होती है वो काफ़ी लेस देन जो होती है 1 होती है। तो हम कह सकते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर बेस्ट रेक्टिफायर है या बेटर रेक्टिफायर है इन कंपेरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो रिपल फैक्टर वैल्यू होती है वो 1.21 होती है। परसेंटेज लेवल में देखेंगे तो 121% होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की परसेंटेज लेवल अगर देखें अगर रिपल फैक्टर के टर्म में, तो इसकी जो परसेंटेज लेवल है वो 42% के आसपास है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में AC की मात्रा कम है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में AC की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर से बेटर होता है। तो फिल्टर टॉपिक से पहले ये सब समरीज था रिपल फैक्टर के बारे में, क्योंकि रिपल फैक्टर को जानना जरूरी था फिल्टर को समझने से पहले कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल फैक्टर वैल्यू कितनी होती है। तो आइए अपने मेन टॉपिक पर जाते हैं हम और देखते हैं कि फिल्टर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार ये वर्क करते हैं। फिल्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जो कि हार्मोनिक्स को या रिपल को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किसी भी रेक्टिफायर से जो डीसी सिग्नल प्राप्त होती है उसमें जो AC की मात्रा होती है जिसे हार्मोनिक्स या रिपल कहते हैं या रिपल फैक्टर कहते हैं, तो उस हार्मोनिक्स और या रिपल को दूर करने वाला जो कंपोनेंट होता है या जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसको दूर करने के लिए यूज की जाती है उसे फिल्टर कहा जाता है। तो इसके अगर डिफिनीशंस को अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि फिल्टर इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। फिल्टर इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। बेसिकली फिल्टर जो होता है एक सर्किट होता है, तो हम कह सकते हैं कि फिल्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रिमूव्स द हार्मोनिक्स और रिपेल इन द obtained DC current from rectifier। तो बेसिकली फिल्टर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि हार्मोनिक्स या रिपल्स को दूर करता है, रिमूव करता है, जो कि रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी करंट होती है। यानी किसी भी रेक्टिफायर से जो डीसी सिग्नल प्राप्त होती है उसमें जो हार्मोनिक्स या रिपल्सन्स होते हैं उनको दूर करने वाला जो सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज की जाती है उसे फिल्टर कहते हैं। अगर फिल्टर्स के टाइप्स को देखें तो बेसिकली फिल्टर्स के जो होते हैं जैसे शंट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा होता है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, तीसरा है LC फिल्टर, और लास्ट एंड फोर्थ है पाई फिल्टर। तो बेसिकली जो फिल्टर्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं।
शंट कैपेसिटर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, एलसी फिल्टर एंड पाई फिल्टर। इन फिल्टर में जो सबसे बेस्ट फिल्टर होता है वो पाई फिल्टर माना जाता है। देन उसके बाद जो है उससे थोड़ा सा लो वर्जन का एलसी फिल्टर होता है। और शंट कैपेसिटर फिल्टर और सीरीज इंडक्टर फिल्टर लगभग एक ही टाइप्स के होते हैं। तो इन फिल्टर्स में जो सबसे बेस्ट फिल्टर माना जाता है वो पाई फिल्टर होता है, इसका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, या एलसी फिल्टर होता है, काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए वन बाय वन इनकी वर्किंग को देखते हैं कि ये सब फिल्टर्स किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शंट कैपेसिटर फिल्टर क्या होता है। शंट कैपेसिटर फिल्टर, अगर इसकी सर्किट को अगर डिज़ाइन करें तो चूँकि हम जानते हैं कि फ़िल्टर जो होता है वो रेक्टिफायर के बाद लगाया जाता है, क्योंकि रेक्टिफायर से जो प्राप्त डीसी सिग्नल होती है उसमें एसी की वैल्यू या हार्मोनिक्स को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली हम एक सेटअप बना लेते हैं, जैसे किसी भी रेक्टिफायर का अगर एग्जांपल के रूप में अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर लेते हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर यहाँ पर एक सर्किट बना लेते हैं सिंपल सा से समझने के लिए। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का, और इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक सिंगल डायोड अगर लगाते हैं तो यह हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट इस प्रकार डिजाइंड होगी। और इसके बाद यहाँ पर लोड होता है, और लोड यानी कि आउटपुट प्राप्त करने से पहले अगर इस हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में अगर शंट कैपेसिटर फिल्टर लगा दें, चूँकि इसका नाम है शंट कैपेसिटर फिल्टर, यानी कि इसमें एक कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और यह कैपेसिटर जो होगा लोड के साथ शंट यानी कि पैरेलल में होगा। शंट का मतलब है पैरेलल। तो अगर किसी रेक्टिफायर के लोड के साथ उसके पैरेलल में अगर कोई कैपेसिटर लगा देते हैं तो इस प्रकार एक फ़िल्टर डिजाइन हो जाएगा, और ऐसे फ़िल्टर को शंट कैपेसिटर फिल्टर कहा जाता है। तो हमें लोड से पहले एक पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाना है, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ये कोई कैपेसिटर है, और देन उसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं इसके बाद लोड, यानी कि लोड में सिग्नल जाने से पहले कैपेसिटर के थ्रू जाएगी। तो यह बेसिकली हमारा लोड है, और यह एक सिंगल डायोड है। बेसिकली यह जो सर्किट है यह रेक्टिफायर सर्किट है, और यहाँ पर रेक्टिफायर जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर है। फॉर एग्जांपल के रूप में हमने बनाया है हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर आप फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है, सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो चूँकि यह हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर से जो यहाँ पर सिग्नल प्राप्त होगी, जो हाफ वेव रेक्टिफायर से जो सिग्नल आगे की तरफ पास होगी वह डीसी सिग्नल होगी। अगर इसके वेव को यहाँ पर अगर ड्रा करें हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो वेव होता है, आउटपुट वेव होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आप लोग एक फ़िल्टर को सही ढंग से समझ गए तो बाकी सभी फिल्टर्स समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार जो होते हैं वो हार्मोनिक्स को दूर करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वेव बनाया है जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव है, और ये आउटपुट सिग्नल है। अगर इसको आउटपुट के रूप में इंडिकेट करें V0, और यह आउटपुट जो सिग्नल है वह लोड में जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर जो होगा कभी चार्ज भी होगा और डिस्चार्ज भी होगा, क्योंकि कैपेसिटर को जब सिग्नल मिलेगी तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कैपेसिटर चार्ज भी होता है, और जब सिग्नल नहीं मिलती है तो उसके बाद यह देन डिस्चार्ज होगा। तो अगर कैपेसिटर की यहाँ पर वोल्टेज को देखें तो यहाँ पर कैपेसिटर की जो वोल्टेज, इसके क्रॉस जो कैपेसिटर वोल्टेज होगी, अगर उसको VC के रूप में इंडिकेट करें VC, तो कैपेसिटर को जो वोल्टेज मिलेगी, इनपुट सिग्नल मिलेगी, वो रेक्टिफायर की आउटपुट सिग्नल होगी, यानी कि रेक्टिफायर की जो आउटपुट सिग्नल है हाफ वेव रेक्टिफायर ये प्राप्त होगी। तो यही आउटपुट सिग्नल जो होगी वह कैपेसिटर में जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हाफ वेव रेक्टिफायर का ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट में अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन अगर लिया जाए तो आउटपुट सिग्नल का जो मैक्सिमम वैल्यूज होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। यहाँ पर जो इसकी टॉप मोस्ट वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू या मैक्सिमम करंट वैल्यू है। तो कैपेसिटर जो होगा इसके लो वैल्यू पर भी चार्ज होगा, लेकिन कैपेसिटर जो ज़्यादा मात्रा में चार्ज होगा, या आप क्या कह सकते हैं कि फुल जो चार्ज होगा वह जब यह कैपेसिटर में जाएगी, तो कैपेसिटर जो होगा इस आउटपुट सिग्नल रेक्टिफायर की इस आउटपुट सिग्नल के इतने से इतने पोर्शन पर जो है चार्ज होगा, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज होगा, क्योंकि इसके नीचे की वैल्यूज पर कैपेसिटर लो चार्ज होगा। तो इसकी कैपेसिटर की चार्जिंग वैल्यू को अगर देखें, यानी कि फुल चार्जेस को अगर देखें, तो कैपेसिटर जो चार्ज होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट पर जो है कैपेसिटर चार्ज होगा, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस टॉप मोस्ट पॉइंट तक जो है कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज पर चार्ज हो रहा है। देन उसके बाद वोल्टेज जो है यहाँ पर रिड्यूस होने लग रही है, वोल्टेज जो है कम होने लग रही है, रेक्टिफायर की आउटपुट वोल्टेज जो कैपेसिटर को मिल रही है, और उसके बाद इस आउटपुट वोल्टेज का मान और भी कम होता जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि कैपेसिटर इसके लो वैल्यूज पर जो है अब डिस्चार्ज होने लगेगा। जब यह डिस्चार्ज होगा तो अपनी सप्लाई लोड को डिलीवर करेगा। यहाँ पर लोड है, रेक्टिफायर से प्राप्त इस आउटपुट वेव जो कि इस कैपेसिटर के लिए इनपुट सिग्नल है,
इस सिग्नल में यहाँ से लेकर के बाकी इसके नेक्स्ट वेव, अगर नेक्स्ट वेव को देखें तो इसके नेक्स्ट वेव यहाँ तक के पोर्शंस पर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज कम हो रही है और उसके बाद यहाँ पर कोई भी इनपुट सिग्नल कैपेसिटर को मिलने वाली नहीं है, तो इस समय कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। जब यह डिस्चार्ज होगा तो अपनी पावर लोड को डिलीवर करेगा। इस पॉइंट से लेकर के इसके नेक्स्ट वेव के इस पॉइंट तक की वैल्यूज़ पर कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पॉइंट पर कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होगा। तो इसको हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर से जो है कैपेसिटर को जो रेक्टिफायर से जो इनपुट सिग्नल प्राप्त हो रही है उसका मान फिर से यहाँ से अगेन बढ़ने लग रहा है और टॉप मोस्ट वैल्यू तक जा रहा है, यानी कि टॉप वैल्यू तक जा रहा है, हाई मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू तक जा रहा है। तो फिर से कैपेसिटर जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पॉइंट पर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर तक जो है कैपेसिटर चार्ज होगा। तो अगर इसको मिडिल में यहाँ तक ले आए तो कैपेसिटर फिर से यहाँ से जो है चार्ज होगा। देन इसके बाद फिर से इस वेव का जो है पॉइंट जो है वोल्टेज वैल्यू जो है घटने लग रहा है, करंट वैल्यू घट रही है और उसके बाद घटते घटते यहाँ पे 0 हो जा रही है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज पर कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। जब यह डिस्चार्ज होगा तो अपनी पावर डिलीवर करेगा लोड को। और ये कब तक डिस्चार्ज होगा? तो यह नेक्स्ट वेव के इस पॉइंट तक, क्योंकि इस पॉइंट तक भी वोल्टेज भी जो है जो बढ़ रही है वो भी कम होती जा रही है, कम ही है। और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ऑन एवरेज है यह हाईएस्ट ही वैल्यूज है वेव की। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नेक्स्ट वैल्यूज तक जो है कैपेसिटर अगेन फिर से जो है डिस्चार्ज होगा। तो इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लें तो कैपेसिटर जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के वैल्यूज पे फिर से जो है डिस्चार्ज होगा। उसके बाद जब ये सिग्नल वेव मिलेगी इस कैपेसिटर को, तो इस वेव के लिए यह जो वोल्टेज है यहाँ से मैक्सिमम की तरफ वोल्टेज जाने लग रहा है और मैक्सिमम तक पहुँच रहा है। तो फिर से अगेन कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज पर चार्ज होगा। तो अगर यहाँ पर इसे ड्रॉ कर ले तो कैपेसिटर फिर से जो है चार्ज होगा। उसके बाद ये प्रोसेस लगातार रिपीटेबल हो जाएगी और ये प्रोसेस लगातार जो है रिपीट चलती रहेगी। तो इस प्रकार जो वेव होगा यह मिलता जाएगा। और इसके फुल वेव को यहाँ पर अगर ड्रॉ कर लें तो इस वेव को अगर देखें तो इसको पीछे जब इसके बैक सिग्नल को देखेंगे तो इसका मतलब कैपेसिटर पहले यहाँ पर डिस्चार्जिंग पॉइंट वाला होगा। तो यहाँ पर जो यह पॉइंट है यह इंडिकेट करता है कि कैपेसिटर जो है इस पॉइंट पर चार्ज हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट को अगर देखें तो कैपेसिटर जो है यहाँ पे चार्ज मोड में है, यानी कि चार्जिंग मोड में है। और यह जो पॉइंट्स हैं ये डाउन वाली जो सिग्नल्स हैं यह इंडिकेट करती है कि यहाँ पर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्चार्जिंग मोड है। तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट हो रहा है उसका वेव कुछ इस प्रकार से होता है। अगर सीआरओ में इस सिग्नल को अगर भेजा जाए तो इस तरह से वेव दिखाई देगा। और चूंकि कैपेसिटर यहाँ पर लोड के पैरेलल में लगा हुआ है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लोड या किसी भी सिस्टम में जो पैरेलल में जो कोई कंपोनेंट लगा होता है तो उस कंपोनेंट की जो भी वोल्टेज वैल्यू होगी सेम वही वोल्टेज वैल्यू लोड की भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो यह कैपेसिटर की जो VC वोल्टेज होगी सेम वही वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज लोड की भी होगी। तो लोड पे जो हमें फाइनल वोल्टेज मिलेगा जो कि DC करंट होगी। और चूँकि कैपेसिटर इसके पैरेलल में है इसलिए जो VC वोल्टेज होगा कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वह लोड के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, या लोड का जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर की वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये जो कैपेसिटर की वोल्टेज है सेम यही वोल्टेज प्राप्त होने वाली है लोड को। तो हम कह सकते हैं कि लोड को जो यहाँ पर वोल्टेज प्राप्त होगा सेम यही प्राप्त होगा। और लोड के अगर फाइनल वैल्यू को अगर बनाएं, फाइनल वेव को बनाएं, आउटपुट DC जो फाइनल DC प्राप्त हो रही है इस रेक्टिफायर के बाद, तो इसका वेव सेम इसी प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा। पर चूंकि अगर यह कैपेसिटर यहाँ पर नहीं लगाया जाता, अगर इस सर्किट में अगर यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं लगाया जाता, यानी कोई फिल्टर अगर नहीं लगाया जाता, डायरेक्टली अगर इस सर्किट को हाफ रेक्टिफायर को अगर लोड के साथ अगर जोड़ देते कोई रेसिस्टेंस लगा करके, तो हमें जो आउटपुट मिलता है लोड पर यह इस प्रकार से होता है। जैसा कि आप लोग हाफ रेक्टिफायर के मेरे लेक्चर वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है कि हाफ रेक्टिफायर यानी कि जो आउटपुट लोड प्राप्त होती है कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर जब कैपेसिटर लगा दिया गया तो यह कैपेसिटर जो है जो लोड पर वोल्टेज दे रहा है अब वह कुछ इस प्रकार से है। और इन दोनों वोल्टेज को अगर कंपेरिजन करें, इन दोनों सिग्नल का अगर कंपेरिजन करें तो इस सिग्नल में 0 वोल्टेज भी है, कुछ वोल्टेज बढ़ने वाला भी है, नेक्स्ट वोल्टेज घटने वाला भी है, फिर उसके बाद वोल्टेज भी नहीं है, यानी कि इसमें वेरिएबल्स वोल्टेज है। हर पॉइंट पर जो है लगभग वेरिएबल वोल्टेज है। जबकि अगर यहाँ पर देखें तो इसमें जो है कहीं वेरिएबल वोल्टेज नहीं है, यानी यहाँ पर कोई 0 वोल्टेज नहीं है, कहीं पर 0 पॉइंट्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो वैल्यू सिग्नल होगी अगर इसको एक एवरेज के रूप में, एक स्पीड के रूप में देखें तो यह सिग्नल जो कहलाएगी वह DC सिग्नल कहलाएगी। इस वेव में AC सिग्नल की काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, जबकि फिल्टर से जो प्राप्त हो रही है सिग्नल, जो वेव बन रहा है यहाँ पर, इसमें सिग्नल जो है कुछ इस प्रकार से है। और इस पर एक एवरेज के रूप में अगर इंडिकेट करेंगे तो यह एक लगभग DC सिग्नल को
इंडिकेट करेगा, क्योंकि डीसी का जो रिस्पांस होता है डीसी सिग्नल का वह कुछ इस प्रकार से होता है। डीसी सिग्नल लगभग ऐसी होती है, इसको डीसी सिग्नल कहा जाता है। ये कोई सिग्नल टाइम डोमेन में अगर देखें तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी ये डीसी सिग्नल को इंडिकेट करता है, जबकि इसमें एक्यूरेट स्ट्रेट वेव तो नहीं मिल रही है, लेकिन लगभग स्ट्रेट एक लाइन ड्रा हो रही है, यानी कि एक वेव मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि यह सिग्नल जो है एक तरह से डीसी सिग्नल है, लेकिन 100% डीसी सिग्नल यह भी नहीं है, क्योंकि कोई भी शंट कैपेसिटर या सीरीज इंडक्टर फिल्टर 100% डीसी सिग्नल नहीं दे सकता है। इवन कोई भी फिल्टर 100% डीसी सिग्नल नहीं जनरेट कर सकता है, या 100% डीसी सिग्नल नहीं फिल्टर्ड कर सकता है, चाहे वो पाई फिल्टर ही क्यों न हो। तो इस प्रकार यह जो सिग्नल मिल रही है यह डीसी सिग्नल है, और इस डीसी सिग्नल की अगर मात्रा को देखें तो लगभग जो है यह डीसी सिग्नल जो है 98% के अराउंड होती है। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर से जो डीसी सिग्नल प्राप्त होती है वो 98% है, और इसमें जो है लगभग 2% के आसपास जो है एसी की वैल्यूज अभी भी है। और इस एसी की वैल्यू को कैसे एसी की वैल्यूज है, क्योंकि इसमें देखिए वेरिएशंस है, कभी सिग्नल बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, घट रही है। जबकि डीसी सिग्नल जो होती है उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, स्मूथ होती है, और इसी सिग्नल में जो होती है वेरिएशंस होती है। तो इस प्रकार जो शंट कैपेसिटर फिल्टर से जो आउटपुट प्राप्त होगा या जो वेव प्राप्त होगा वह 98% डीसी सिग्नल को इंडिकेट करेगा, जबकि 2% इसमें एसी की मात्रा होगी। तो आइए नेक्स्ट फिल्टर को देखते हैं, सीरीज इंडक्टर फिल्टर क्या होता है। सीरीज इंडक्टर फिल्टर, इसका नाम है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका काम होता है रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी सिग्नल में हार्मोनिक्स को दूर करना या एसी की मात्रा को दूर करना। चूँकि इसका नाम सीरीज इंडक्टर इसलिए है, इंडक्टर का मतलब इसमें एक इंडक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस फिल्टर को डिजाइन करने के लिए, और यह इंडक्टर जो होगा लोड के साथ सीरीज में जोड़ा जाएगा। तो अगर लोड के साथ सीरीज में किसी इंडक्टर को जोड़ देंगे तो उस प्रकार का फिल्टर जो कहलाएगा वह सीरीज इंडक्टर फिल्टर कहलाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर को लेकर के शंट कैपेसिटर में हमने फिल्टरिंग दिखाया था। अगर हम नेक्स्ट जो है अगर फुल वेव रेक्टिफायर को लेकर के बनाए, अगर हम यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर को लेकर के एक सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, सेंटर टाइप से फुल वेव रेक्टिफायर ले रहे हैं यहाँ पर। तो यह एक सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है। इसमें दो डायोड्स हैं, डायोड D1 एंड डायोड D2, और यहाँ पर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। यह फुल वेव रेक्टिफायर को इंडिकेट कर रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर जो कि सेंटर टैप्ड टाइप का है। और जो यहाँ पर लोड होगा, लोड से पहले अगर एक इंडक्टर लगा दे सीरीज में लोड के, तो एक हम एक इंडक्टर लेते हैं, और इस इंडक्टर को जो है इंडक्टर लेते हैं, और इस इंडक्टर को अगर लोड के सीरीज में अगर जोड़ देंगे, जैसा कि ये देख पा रहे हैं कि लोड है LOAD, अगर लोड के साथ किसी इंडक्टर L को अगर सीरीज जोड़ देंगे तो इस प्रकार ये जो सर्किट बन जाएगी, यह सर्किट सीरीज इंडक्टर फिल्टर कहलाएगी। और इस सर्किट में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है वो फुल वेव रेक्टिफायर का है, यानी कि रेक्टिफायर पोर्शन है। तो यह सिग्नल, यह सेक्शन जो होगा वह डीसी सिग्नल यहाँ पर प्राप्त कराएगा, और इस फुल वेव रेक्टिफायर से जो डीसी सिग्नल होगी उसकी अगर वेव को यहाँ पर अगर ड्रा करेंगे तो सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर से जो डीसी सिग्नल प्राप्त होगी कुछ इस प्रकार से होगी। और यह जो डीसी सिग्नल है यह डीसी सिग्नल रेक्टिफायर की है, तो यहाँ पर हम रेक्टिफायर इंडिकेट कर देते हैं। रेक्टिफायर से प्राप्त जो है डीसी सिग्नल है, और चूँकि यही डीसी सिग्नल जो होगी इंडक्टर को मिलने वाली है, तो इंडक्टर जो होगा इसी डीसी सिग्नल के अकॉर्डिंग चार्ज और डिस्चार्ज होगा। तो अगर इसकी वेव को यहाँ पर ड्रा करें तो सेम उसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो, चूँकि यह 100% डीसी सिग्नल नहीं है, इसमें एसी की भी मात्रा है, क्योंकि इसकी वैल्यूज कम भी हो रही है, अधिक भी हो रही है, वैल्यूज वेरिएशंस भी है, जीरो वोल्टेज भी है, 0 पॉइंट्स भी है, तो इसलिए इसमें हार्मोनिक्स भी है। चूँकि यह फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसमें हार्मोनिक्स कम होता है, इसमें 42% के आसपास जो होते हैं हार्मोनिक्स होते हैं। तो अगर इसको सेम उसी तरह से देखें शंट कैपेसिटर फिल्टर के रूप में, तो यह जो वेव है इस वेव का जो लगभग जो मैक्सिमम पॉइंट्स जो होगा, जो मैक्सिमम पॉइंट अगर को अगर इंडिकेट करेंगे तो यह सब जो है इसका मैक्सिमम पॉइंट्स होगा, मैक्सिमम वैल्यूज पॉइंट होगा, और ऊपर का जो पॉइंट्स है वह टॉप वैल्यूज को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। सेम इस वेव का जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन होगा, इतने पोर्शंस पर जो है जब इंडक्टर में जाएगी सिग्नल, तो इंडक्टर जो होगा, क्योंकि इंडक्टर की खासियत होती है कि इंडक्टर में अचानक से कोई करंट में परिवर्तन होता है, तो इंडक्टर जो होता है करंट्स के परिवर्तन का विरोध करता है। तो इंडक्टर के लिए यह जो वेव होगा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पर इंडक्टर जो है चार्ज होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इंडक्टर जो है चार्ज होगा। देन इसके बाद जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पोर्शन पर इंडक्टर जो है डिस्चार्ज होगा, क्योंकि उसके बाद इसका वेव जो है घटता जा रहा है। जब यह डिस्चार्ज होगा तो उस समय यह अपनी पावर लोड को डिलीवर करेगा। तो इस मैक्सिमम पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो होगा इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसकी वेव को अगर इस तरह से बना दे इस पॉइंट तक, और उसके बाद फिर से जब यह वेव नेक्स्ट वेव मिल जाएगी तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इंडक्टर अगेन जो है चार्ज होगा।
तो इंडक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक के फिर पोर्शन पर फिर से जो है लगभग चार्ज होगा यह। देन उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नेक्स्ट पोर्शन पर फिर से अगेन डिस्चार्ज होगा और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो इंडक्टर जो है यहाँ पर जो है डिस्चार्ज होने लगेगा। इंडक्टर का चार्ज डिस्चार्ज होना प्रोसेस लगातार लगा रहेगा। तो इसको थोड़ा सा और स्मूथली अगर बनाने की कोशिश करें तो इंडक्टर जो है यहाँ पर चार्ज हो रहा है, फिर उसके बाद डिस्चार्ज हो रहा है, फिर चार्ज हो रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, फिर चार्ज हो रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है। और इसमें जो अप पॉइंट है ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडक्टर जो है यहाँ पर चार्ज हो रहा है, और जो डाउन पॉइंट है वो इंडिकेट कर रहा है कि इंडक्टर जो है डिस्चार्ज हो रहा है। तो इन दोनों डाउन पॉइंट्स को अगर देखें तो यहाँ पर इंडक्टर जो है डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज चूँकि इंडक्टर सीरीज में लगा हुआ है तो इंडक्टर की यह करंट है IL। जबकि यह जो अप वाला जो पॉइंट दिख रहा होगा, यह पॉइंट जो बढ़ने वाला है, इस समय इंडक्टर जो है चार्ज हो रहा है। तो चूँकि इंडक्टर जो है लोड के साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो जो इंडक्टर की करंट होगी यह इंडक्टर की करंट है, सेम यही करंट फ्लो होने वाली है लोड में। तो लोड की भी जो करंट होगी यह इंडक्टर की करंट IL है, और यही करंट जो है इस लोड में फ्लो होगी, लोड की करंट I लोड। तो सेम यही लोड में जो करंट प्राप्त होने वाली है लोड को। तो लोड की अगर वेव को फाइनली बना दें तो इस प्रकार जो है लोड में जो है वेव मिलेगी हमें, और यही जो वेव होगी या I लोड, इसे हम लिख सकते हैं I लोड। यानी कि फाइनल जो वोल्टेज है DC वोल्टेज लोड पर इस प्रकार से होगा। और इन दोनों का अगर कंपेरिजन करेंगे तो यह जो है आपको DC सिग्नल की तरह दिख रहा है, क्योंकि यह 100% एक्यूरेट स्टेट नहीं है, इसलिए यह भी 100% एक्यूरेट DC सिग्नल नहीं है। लेकिन इसके कंपेरिजन में इसमें DC सिग्नल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि इस फिल्टर ने जो रेक्टिफायर से जो DC सिग्नल मिला है उसमें से AC की लगभग 98% वैल्यूज़ को AC की वैल्यूज़ को हटा दिया है। सिर्फ 2% इसमें AC की वैल्यूज बची है, और 98% जो है एक्यूरेट DC है, जबकि 2% ही केवल इसमें AC है। तो इस प्रकार जो है यह फिल्टर किसी भी रेक्टिफायर में अगर लगा दिया जाए तो लगभग 98% AC की वैल्यूज़ को हटा देता है, सिर्फ 2% ही बचाता है, या सिर्फ 2% को ही रिमूव नहीं कर पाता है। सेम इसी प्रकार चूँकि वीडियो काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट दोनों फिल्टर के बारे में बताएंगे कि LC फिल्टर और पाई फिल्टर क्या होते हैं। बेसिकली उनके सर्किट्स को बना देते हैं, उसके एक सर्किट्स को बना देते हैं कि किस प्रकार से LC फिल्टर और पाई फिल्टर होता है। चूँकि वीडियो काफ़ी लेंथी होता जा रहा है इसलिए उसको बनाना पड़ रहा है। तो अगर पाई फिल्टर को देखेंगे, LC फिल्टर को देखेंगे, तो हमें एक बेसिकली इंडक्टर L और एक कैपेसिटर C की रिक्वायरमेंट होगी। चूँकि इस कैपेसिटर जो होगा वो लोड के साथ पैरेलल लगेगा, और इंडक्टर जो होगा लोड के साथ सीरीज में लगेगा। तो इस प्रकार की सर्किट जो कहलाएगी वह LC फिल्टर कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर को लोड के साथ पैरेलल लगा दिया गया है, और इंडक्टर को जो है लोड के साथ सीरीज लगा दिया गया है। तो इस प्रकार का जो फिल्टर कहलाएगा वह LC फिल्टर कहलाएगा। तो पाई फिल्टर के लिए हमें 2 कैपेसिटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और एक इंडक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मोस्टली जो होता है यही इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार जो है अगर हम सर्किट ले लेते हैं, 2 कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2 और एक इंडक्टर L ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर लोड लगा देते हैं LOAD। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन हो जाएगा वो पाई के रूप में होगा। क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर है, इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, यह कैपेसिटर C है, इसको अगर ऐसे लिखिए, और यह C है तो इसको अगर इस तरह से दिखाई दे तो यह एक पाई के रूप में दिखता है। तो ये इस प्रकार यह जो होता है पाई फिल्टर कहलाता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स।